नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जब भी बाजार में उथल पुथल होती है, निवेशक सोचते हैं कि अपने निवेश का क्या करें। अब बाजार की इस उथल पुथल के चलते अगर आप अपनी निवेश स्ट्रैटेजी सेट करते हैं, तय करते हैं, तो ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो किन पैमानों पर आपको अपना निवेश सेट करना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए, अनिश्चित बाजार में मौजूदा निवेशक, नया निवेशक क्या करे, ये आज हम शो में जानेंगे। हमारे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रूंगटा सिक्योरिटीज से हर्षवर्धन रूंगटा। हर्षवर्धन, बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू स्वाति। आज शो में हम क्या खास जानेंगे वो अब देख लेते हैं। सबसे पहले, शेयर बाजार में बदलाव से क्या आपको निवेश स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? म्यूचुअल फंड में निवेश की सही रणनीति क्या हो? मुनाफा वसूली करके एसटीपी करना क्या सही है? साथ ही क्या है निवेश के 4 रूल, ये हम समझेंगे हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन, जब से ये कोविड आया है तब से बाजार में हमने देखा कभी अपसाइड मूवमेंट, कभी डाउनसाइड मूवमेंट, और यही कुछ जो फीलिंग्स है वो निवेशक के मन में भी है अपने निवेश को लेकर। इसलिए हमने देखा कि निवेशकों ने ताबड़तोड़ अपने पैसे निकाले म्यूचुअल फंड से और बाकी अलग अलग एसेट क्लासेस से भी। लेकिन हम म्यूचुअल फंड की जरा बात करेंगे यहाँ पर। जो हमने मार्च से अब तक का पीरियड देखा है शेयर बाजार के लिए, उसको अगर हम सम अप करें तो क्या समझ में आता है? स्वाति, अगर आप देखें तो जो मार्च महीने में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो आप जब मार्केट देखें करीबन 35 से 40% मार्केट गिरा था, और वो बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिरा था नेचुरली, क्योंकि इकोनॉमी पर असर आने वाला है और जो इंडस्ट्रीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर होगा। तो मार्केट करीबन 35 to 40% नीचे गिरा था। और अगर अब अभी हम देखें तो जो प्री कोविड के जो लेवल्स है मार्केट के, हम उससे थोड़ा ऊपर ही आज की तारीख में। तो जितनी तेजी से मार्केट गिरा था उतनी ही तेजी से मार्केट बढ़ा है, और इनफैक्ट हम ऑल टाइम पीक्स की बात कर रहे हैं। अब दोनों पहलू है इधर। कई लोग कहते हैं कि मार्केट ऑल टाइम पीक कर गया है, अब यहां से मार्केट गिरेगा। दूसरे कहते हैं कि ये एक न्यू बॉटम है, मार्केट अब एक बॉटम बना दिया, अब यहां से और ऊपर जाएगा। तो हमेशा मार्केट में ऐसे दो व्यूज रहने वाले हैं, और रहने भी चाहिए, तभी जाके कोई बेचेगा और कोई खरीदेगा। अगर सभी सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो कोई बेचने ही नहीं वाला। तो मार्केट में हमेशा दो तरीके के व्यूज होने चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हम एज इन्वेस्टर्स क्या करें। जो आपने शुरुआत में कहा था कि इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो चुके हैं कि अभी हमें करना क्या है, क्योंकि ये दोनों पहलू आपके सामने बार बार आते जा रहे हैं। तो कई इन्वेस्टर्स ने हमने देखा कि क्या किया है कि अभी उनका कैपिटल आ गया, मतलब जितना प्रिंसिपल उन्होंने इन्वेस्ट किया था, आज वो वैल्यू आज वापस दिखने लग गई। बीच में आपको 30-40% नीचे दिख रहा था, तो जब आपका कैपिटल वैल्यू आपको मिल रहा है अभी, तो ऐसे लगता है लोगों को कि प्रिंसिपल निकाल लो अपना और निकल जाओ यहां से। एक दूसरा है जो साइडलाइन से वेट कर रहे थे, वो हमेशा इक्विटी मार्केट में हमने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स तब मार्केट में आते हैं जब मार्केट ऑल टाइम पीक पे होता है। तो नए निवेशक ये देखते हुए कि मार्केट ने जो रिटर्न्स दिया है वो आगे जाते भी मिलते रहेगा। दोनों अप्रोच गलत है। अगर आप ये मानते हैं कि मार्केट ऑल टाइम पीक पे है और आज निकल जाओ, मेरा कैपिटल मुझे मिल रहा है वापस जितना मैंने पैसे लगाए थे, वो भी एक अप्रोच गलत है। और अगर आप ये देख के आ रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों में 40% रिटर्न मिला है, तो वो भी गलत है। तो आपको करना क्या है, एक इन्वेस्टर को समझना है कि जो बेसिक रूल्स है इन्वेस्टिंग के, वो कुछ भी नहीं बदला है। मार्केट ऊपर नीचे करेगा, ये हमें पहले से ही मालूम है, और ये हमेशा का एक रूल है कि मार्केट ऊपर नीचे करने वाला है। आपकी लाइफ में क्या बदला, आपकी पर्सनल फाइनेंशियल जो कंडीशंस है उसमें क्या बदला, आपको वो ध्यान में रखते हुए आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। तो एसेट एलोकेशन एक अप्रोच है और एक ऐसा चीज है जो आपको अभी भी मेंटेन करनी है। अगर भगवान ना करे मार्केट 10-20% गिर गया, तब भी आपको अपना एसेट एलोकेशन मैनेज करना है। आपकी गोल्स क्या है वो आपको ध्यान में रखना है कि मैं कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या मुझे आज 10 साल बाद मुझे अगर कोई पैसे चाहिए या 15 साल बाद पैसे चाहिए, तो मैं मार्केट को आज से टाइमिंग क्यों कर रहा हूं? क्यों ना मैं अपनी एसआईपी कंटिन्यू करते रहूं, क्योंकि एसआईपी एक तरीका है जिसमें आपको मार्केट की कोई भी लेवल हो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमने अभी रिसेंटली कई क्लाइंट्सों से भी बात की थी, तो कई लोग अलग अलग चीजें सोचते हैं। तो एक हमारे क्लाइंट ने हमसे अप्रोच किया और कहा कि जो मेरी एसआईपी चलती आ रही है, क्यों ना मैं प्रॉफिट बुक कर लूं अभी, और वो पैसे को मैं एक एसटीपी के जरिए मार्केट में वापस आऊं। हमने बात की, हमने कहा कि आपका गोल क्या है, तो बोले गोल 15 साल बाद का है। तो बोले कि आप 15 साल पहले प्रॉफिट बुक कर रहे हैं,
आप उसको जो आप एवरेज करते हुए अक्यूमुलेट किए हैं, आज आप एसआईपी करते हुए मार्केट को एवरेज करते हुए आपने आज तक कैपिटल अक्यूमुलेट किया है, अब आप उसे निकाल के एसटीपी के जरिए वापस मार्केट में आना चाहते हैं क्योंकि आप ये मानते हैं कि मार्केट ऑल टाइम पीक पे है और पैसे आपको 15 साल बाद चाहिए। सो ये अप्रोच सही नहीं है। तो आपको ये एक मॉरल ऑफ द स्टोरी जो कहते हैं वो ये है कि अपने एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखिए। मार्केट ऊपर नीचे करेगा, ये तो हमेशा से हम जानते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है, आपके जो डेट इक्विटी का रेशियो आपने बना के चला, उसे रीबैलेंस करते हुए अपना पोर्टफोलियो बना के आगे चले। और इसी को निवेश के रूल कहते हैं। थोड़ा और इस पर डिटेल में चर्चा करें उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर शामिल हो चुके हैं, हर्षवर्धन, जरा उनका परिचय करा दें। हमारे साथ राजीव चौधरी हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु शो में। आप हमसे अपने निवेश के लिए कुछ सवाल जानना चाहते थे जो कि आपने हमें ईमेल भी किया था। हमारे आज के एक्सपर्ट हर्षवर्धन रूंगटा है हमारे साथ, हम चाहते हैं थोड़ा और डिटेल में अपना सवाल पूछें। जी नमस्ते मैम, नमस्ते रूंगटा सर। पहले तो मैम ये शो बहुत ही अच्छा है, इसको वॉच करता हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन एसआईपी के बारे में ही है। मेरे एक डॉटर है ऑलरेडी 3 इयर्स की। हेलो हेलो जी बताइए। जी मैम, उसकी एजुकेशन के लिए मैं एक नया एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ और आज की टर्म्स में मुझे 40 लाख रुपए चाहिए 15 इयर्स के बाद में। और ऑलरेडी मेरे पास में एक स्मॉल एक कोटक का मिड कैप फंड है, एक एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी ELSS है और पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में मैंने निवेश किया है जो कि मैंने मेल में लिखा है। तो डॉटर की एजुकेशन के लिए मैम कौन से फंड में मुझे निवेश करना चाहिए कि आज के टर्म्स में 40 लाख रुपए मुझे 15-16 इयर्स के बाद में मिल जाए? तो आपकी बेटी है जिसके लिए आप उसकी पढ़ाई के लिए निवेश करना चाहते हैं 16 साल के लिए 15,000 रुपए एसआईपी, जिसको आप 40 लाख रुपए चाहते हैं कि इसकी निवेश रकम हो। सवाल में आपने चाइल्ड 2 प्लानिंग का भी जिक्र किया है जिसके लिए इनफैक्ट आपने ऑलरेडी निवेश करना शुरू भी कर दिया है। ये आपने जो निवेश शुरू किया है ये वो क्या सोच के किया है? थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अनबॉर्न चाइल्ड के लिए निवेश करना ये हर निवेशक के मन में नहीं आता है। मैम मैंने और मेरी वाइफ ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि हमको दूसरा चाइल्ड भी चाहिए, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वो डेफिनेट गोल्स हैं, 2 शादी और एजुकेशन, तो वो तो करना ही है। वंडरफुल, आपका जो तरीका है निवेश का, स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर है। बाकी राय मैं अपने एक्सपर्ट हर्षवर्धन रूंगटा से जानना चाहती हूँ। हर्षवर्धन, पूरा सवाल है आपके पास और हमारे साथ कॉलर भी हैं राजीव। आप इनकी निवेश नीति पर क्या कहना चाहते हैं? एक चाइल्ड प्लानिंग बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए, और एक जो अभी प्लान कर रहे हैं बच्चा उसकी शादी और पढ़ाई के लिए भी प्लानिंग। इनफैक्ट राजीव जी, आपके जो तरीका है, अप्रोच है जो फाइनेंशियल प्लानिंग का, उसके जरिए मैं ये चाहूंगा कि बाकी जो व्यूअर्स हैं वो भी समझें कि क्यों एक छोटी छोटी चीजें हम करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, ये कौन सी अच्छी स्कीम है वो बता सकते हैं, लेकिन अगर आपका अप्रोच अपनी तरफ से ही इतना अच्छा होगा तो आपने आधी जंग तो जीत ली है। तो आपकी जो पोर्टफोलियो की जो प्लानिंग है उसमें मैं जो ऑब्जर्वेशन है, अच्छी चीजें हैं, वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा ताकि बाकी सब व्यूअर्स को भी उससे फायदा मिले। तो एक आपका जो आपने किया है कि चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, आपकी चाइल्ड की मैरिज के लिए, दूसरा जो होने वाला है उनकी एजुकेशन मैरिज के लिए, तो एक बहुत अच्छी चीज जो मैं बता रहा हूँ कि वो है कि आपने क्लियर टाइमलाइन बना रखा है हर गोल का। तो आपने ये बोला कि मुझे इतने साल बाद पहले बच्चे के लिए चाहिए, दूसरे चाहिए, तो बाकी सब भी ये चीज करना चाहिए। आपका जो भी गोल है उसका क्लियर टाइमलाइन बनाइए कि कब चाहिए और कितना चाहिए। तो दूसरा जो आपने अच्छा चीज किया है वो ये है कि आपने हर गोल को क्वांटिफाई किया है कि मुझे 15 साल बाद पैसे चाहिए, लगभग 40 लाख रुपए आज की वैल्यू है, तो उस समय के हिसाब से मुझे इन्फ्लेशन इंक्लूड करके कितना रुपया चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जब आप निवेश करना शुरू करते हैं तो एक बहुत ही क्लियर टारगेट होता है और आप उसी हिसाब से प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, उसी हिसाब से अमाउंट कितना जमा करना है वो आप तय कर सकते हैं। तीसरी जो अच्छी बात की आपने अपने मेल में लिखा था कि आप हर साल अपना जो एसआईपी है उसमें टॉपअप करते हैं, आप उसे बढ़ाते हैं, तो उसका इतना पावरफुल इंपैक्ट होता है। कई लोग होते हैं एसआईपी शुरू तो करते हैं कि 10,000 15,000 हमने शुरू कर ली, लेकिन उसे हर साल बढ़ाते नहीं जब इनकम बढ़ती जाती है।
ये छोटी सी चीज जब आप करते हैं इतना एक्सपोनेंशियल बेनिफिट मिलता है। जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और जो चौथी चीज है कि आपने हर एक गोल के लिए एक ईयर मार्किंग कर रखा, एक स्कीम ली है, बोले कि ये स्कीम मेरी चाइल्ड की एजुकेशन के लिए है, ये मेरे चाइल्ड की मैरिज के लिए है, तो आपने ईयर मार्किंग कर रखा है। तो इससे फायदा ये होता है कि कभी आपके कोई और खर्चे आते हैं तो आपको ये नहीं होता कि मैं इसमें से निकाल लूं, क्योंकि ये आपको पता है कि आपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए रख रखा है। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, ये हम सब अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में करें तो आधी जंग तो हम जीत गए। अब फिर कौन सा प्रोडक्ट लेना, क्या लेना, ये आप कोई भी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। जहां तक आपका सवाल है कि आप 15,000 रुपए हर महीने का जमा करना चाहते हैं और ये आप अपनी चाइल्ड की एजुकेशन के हिसाब से जो 15-16 साल के बाद की है, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। 2 स्कीम मैं आपको बता रहा हूं। एक है इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड, इसमें 7,500 रुपया करें। दूसरा एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, इसमें बाकी का 7,500 रुपए करें। अगर हम ये माने कि करीबन अगले 15-16 साल में अगर ये 14% आसपास आपको कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है, तो आप करीबन 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे, जो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आपके लिए काफी होगा। बाकी जो गोल्स के लिए आपने स्कीम्स चूज कर रखी है वो ठीक है, वैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो राजीव जी, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया है। बस कुछ जो बदलाव करने को कहा है हमारे आज के एक्सपर्ट ने, वो थोड़ा सा आप कर सकते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखिए निवेश का, और जो आपने नीति रखी है उसको भी बरकरार रखिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। अब यहाँ पर सवाल उठता है, जब हम निवेश की जब हमने चर्चा की और मार्केट के हिसाब से निवेश नीति बनाने की बात की, तो हमने कुछ रूल्स की बात की थी हर्ष, जिसका आपने जिक्र किया था। इसमें एक्चुअली जो निवेशक हैं वो चारों रूल हमेशा लेकर साथ में नहीं चल पाते हैं। वो या तो एक छोड़ देते हैं और एक को ज्यादा तवज्जो देकर आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे यही जानना चाहती हूं कि निवेश में लक्ष्य का ध्यान रखना, अवधि का ध्यान रखना, जोखिम कितना आपको लेना है अपने निवेश में उसका ध्यान रखना, फिर एसेट एलोकेशन करना, ये चारों ही साथ में लेकर चलना क्यों इंपॉर्टेंट है? साथ ही आप ये समझिए कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं और नीचे उतर के कहते हैं कि चलिए कहीं तो हम जाना है, कहीं चलते हैं हम, ये एक अप्रोच होता है। और दूसरा ये अप्रोच होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे कहीं शॉपिंग जाना है, मुझे इस पर्टिकुलर मॉल में जाना है। तो आप उसकी जो प्लानिंग करते हैं वो कितनी कॉन्क्रीट और कितनी प्रिसाइज होती है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है जो 5 किलोमीटर दूर है, तो आप प्लानिंग करते हैं कि मैं कौन सी गाड़ी में जाऊंगा या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूंगा, इतना टाइम लगभग लग सकता है, ट्रैफिक हो सकता है इस रास्ते में, आपको एक क्लियर प्रिसिशन मिलता है और उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, जैसे मैंने कहा, आप नीचे उतरते और बोलते हैं चलिए कहीं तो चलना है, तो कहाँ पहुंचेंगे, आप कैसे प्लानिंग करेंगे, कितना रास्ता, कितना टाइम लगना है। यही चीज आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है। अगर आप एक क्लियर टाइमलाइन बना के चल रहे हैं, जैसे हमने राजीव जी का एग्जाम्पल लिया था, 40 लाख रुपए बोल रहे हैं आज की वैल्यू है, 15 साल बाद मुझे उसका रिटर्न चाहिए और बच्चे की एजुकेशन के लिए है, तो बहुत प्रिसाइज है। अब उसके ऊपर आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो जो रूल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि एक इन्वेस्टर अपना बिहेवियर खुद कंट्रोल करता है। इन्वेस्टर को सिर्फ इतना करना है कि मुझे क्या करना है मेरी तरफ से, तो वो है डिसिप्लिन, बिहेवियर, एक प्लानिंग करना और उस पर अमल करके रखना। और बाकी उसका जो बाकी का हिस्सा होता है कि कौन सी स्कीम लेना, वो कोई भी इंडस्ट्री में होता है, वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। मान लीजिए आपको घर रिपेयर करना है, तो पहले आप बजटिंग सब कुछ आप करते हैं। बाकी अगर एक आर्किटेक्ट को लेके आप उनकी इनपुट्स ले सकते हैं। जो इन्वेस्टर है वो ये 4 रूल्स अगर फॉलो करे, उनकी तरफ से उनका काम पूरा हो गया। अब फिर आगे से इतना होता है कि आपको उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से लेके वो बाकी की जो फुलफिलमेंट है वो पूरी कर ले। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ एक सवाल भी लेते हैं। हेमंत मांगबे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है अपने सवाल के साथ। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने हमें ईमेल पर सवाल भेजा था अपने निवेश को लेकर, पूछिए हमारे एक्सपर्ट से, जरा और डिटेल में बताएं अपना सवाल। हाय मिस स्वाति, थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग माय क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मुझे 40,000 रुपीज का एसआईपी स्टार्ट करना है अभी, तो आई एम बिट कंफ्यूज कि शैल आई इन्वेस्ट फॉर 20,000 रुपीज इन एक्सिस ब्लू चिप एंड एक्सिस मल्टी कैप, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ा उनमें ओवरलैप दिख रहा है। और सेकंड कॉम्बिनेशन इज 20,000 इन एक्सिस ब्लू चिप, 5,000 इन एक्सिस मिड कैप, 5 इन एसबीआई स्मॉल कैप एंड 10,000 इन एक्सिस और कोटक ईएसजी फंड। तो थोड़ा ईएसजी फंड के बारे में भी आई वाज बिट स्केप्टिकल। और एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ योर चॉइसेस, लाइक कैसे करना चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क।
उम्र कितनी है आपकी हेमंत? मैं 35 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो हेमंत का सवाल आपने सुना। हर्ष, क्या आप इनको सजेस्ट करेंगे पूरा का पूरा अमाउंट इक्विटी में, या फिर इन्हें डिवाइड करना चाहिए बिटवीन इक्विटी एंड डेट एलोकेशन? देखिए स्वाति, जो हेमंत ने कहा वो ये है कि मुझे 40-45 हजार रुपए जो जमा करना है, ये उनके मेल को भी मैं रेफर कर रहा हूँ कि भाई 40 to 45,000 हर महीने का इन्वेस्ट करना है, क्या उन्हें डेट करना है, और अगर करना है तो इक्विटी का पोर्टफोलियो भी कैसे बनेगा। तो बहुत सिंपल है कि अगर यही 40 या 45,000 रुपीज आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हर महीने का कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डेट भी इंक्लूड करना है, क्योंकि जो हमारी जरूरतें होती हैं वो कई जरूरतें लॉन्ग टर्म होती है, कई शॉर्ट टर्म होती है। और एक पहलू है जो आपको ध्यान रखना है, वो है इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स। कभी भी ऐसे अनअनाउंस्ड एक्सपेंसेस आते हैं, कोई जरूरी नहीं जो हम प्लान करते हैं वही हमारे साथ हो। ये लॉन्ग में बहुत एग्जाम्पल है कि कभी किसी ने प्लान किया, वो अचानक हो गया, सैलरी रुक गई, जॉब कट्स हुए, पे कट्स हुए। तो ऐसे कभी भी हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो हमने प्लान नहीं किया, तो उसके लिए भी पैसे होना बहुत जरूरी है। तो वो डेट आपको वो चीज के लिए सारा सहायता करता है। तो डिवाइड आपको जरूर करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इतना डिवाइड करना, कैसे करना, वो बहुत सारी पहलुओं पर डिपेंड करता है। आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपकी जरूरतें, टाइम लाइन, ऑल दोस थिंग्स उस पर डिपेंड करेगा। जहां तक उनकी इक्विटी जो इन्होंने स्कीम शॉर्टलिस्ट की है, जो कैटेगरी वाइज किया है, वो कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डिवाइड अच्छा किया है कि जैसे लार्ज कैप में इन्होंने करीबन 50% के हिसाब रख रखा है, 20% मिड कैप को एलोकेट किया है, 10% स्मॉल कैप और 10% प्रेशियस मेटल जो गोल्ड है उसमें किया है। तो ये एलोकेशन भी बहुत अच्छा है विद इन इक्विटी कैटेगरी। और क्योंकि प्रेशियस मेटल एक कमोडिटी वो भी ऐड किया हुआ है, 10% एलोकेशन इज वेरी गुड इन दैट। सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, इन्होंने एक्सेस के बारे में बताया कि बहुत सारी स्कीम्स इन्होंने एक्सेस के लिए रखी है। ये बात सही है कि एक्सेस के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इन द रीसेंट पास्ट, लेकिन क्योंकि 40 फंड हाउस हैं, ये जरूरी है कि आप अपने पैसे अलग अलग एक्सपर्ट्स को भी दें, ताकि अगर कोई भी एक फंड हाउस का बुरा वक्त आए, और होता है ऐसा नहीं है कि जो आज बहुत अच्छा है वो हमेशा ही अच्छा रहेगा। हर फंड मैनेजर का भी साइकिल आता है, स्कीम्स का साइकिल आता है। तो आप डिवाइड करके पैसे अपने अलग अलग फंड हाउसेस को दें, ताकि आपको सारी अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स भी आपको मिलती हैं। तो लार्ज कैप में मैं सिर्फ एक्सिस ब्लू चिप बहुत अच्छा फंड है जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन मैं प्योरली फ्रॉम द डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग स्कीम बता रहा हूं, ताकि उनका फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन भी हो। तो लार्ज कैप में जो 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने की बात कर रहे थे, उसमें से ऑफकोर्स एक हम पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड का सजेशन देंगे, जो आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड है, उसमें 10,000 रुपए निवेश करें, और मेरा एसेट लार्ज कैप में बाकी का 15,000 करें। बाकी जो मिड एंड स्मॉल कैप स्कीम्स ले रखी है, एक्सिस मिड कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है, और गोल्ड जो वो करना चाहते हो एचडीएफसी गोल्ड फंड में कर सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो बना के आगे चलते रहें। सिर्फ डेट और इक्विटी में कितना एलोकेशन करना है ये वो थोड़ा सोच लें। विद इन इक्विटी का जो ब्रेकअप मैंने बताया वो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर राय हेमंत जी को मिल चुकी है कि उनको अपने निवेश पथ पर कैसे आगे बढ़ना है। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ हर्षवर्धन रूंगटा बने हुए हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो बाजार की चाल के साथ निवेश की चाल को बदलना कितनी सही स्ट्रैटेजी है, ये समझ रहे हैं हर्षवर्धन रूंगटा से। हर्ष, एक बात बताइए, जब भी बाजार में उतार चढ़ाव होता है, एसेट एलोकेशन एक स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। क्या ये बाजार की चाल के साथ साथ किसी के उम्र के हिसाब से भी काम करती है? स्वाति, देखिए बाजार जैसे मैंने कहा कि ऊपर नीचे करते ही रहेगा, ये तो एक फैक्ट है जो हर एक इक्विटी इन्वेस्टर को समझना है और उसे डरना नहीं है। इनफैक्ट उसे एक्सेप्ट करके उसके इर्द गिर्द अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी है। अब ये सवाल उठता है कि जो आपकी उम्र है उसके हिसाब से आप अपना एसेट एलोकेशन चेंज करते हैं। जी हाँ, आपकी उम्र, आपके रिस्क प्रोफाइल, आपके गोल्स की टाइमलाइन भी बहुत जरूरी है। कि मान लीजिए आप 15 साल आगे के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, तो आपका रिस्क प्रोफाइल भी चेंज होता है। अगर आपको 5 साल के बाद पैसे चाहिए तो आप थोड़ा मॉडरेट रिस्क लेते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, आपको 1 महीने, 2 महीने या 1 साल के लिए करना है या 3 साल के लिए करना है, तो आप डेफिनेटली थोड़ा कम रिस्क लेंगे। जैसे आप रिटायरमेंट की तरफ आते हैं, आपको ये समझना है कि रिटायरमेंट के बाद जो आपकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो जाएगी। आज जब हमारी इनकम आती है तब हमारे खर्चे निकलने मुश्किल हो सकते हैं। जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जब इनकम बंद हो जाएगी तो खर्चे कहां से निकलेंगे। तो पैसों के साथ जो रिस्क लेने की कैपेसिटी वो भी कम होती है। तो यस, अगर आपका ये सवाल है कि एज के हिसाब से
मार्केट टाइमिंग के हिसाब से हम बोलते हैं कि कुछ भी मत करिए, लेकिन एज के हिसाब से अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो रही है तो आपको अपना पोर्टफोलियो चेंज करना होगा, एसेट एलोकेशन चेंज करके डेट में ज्यादा जाना होगा। तो डायनामिक सिचुएशन होती है हर एक इंडिविजुअल की, ये नहीं है कि आज जो आपने 30 साल की उम्र में डिसाइड किया वही 50 साल में भी होने वाला है। तो रेगुलरली अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहें और जो चेंजेस करने हैं वो आप डेफिनेटली उसको बहुत प्रोएक्टिव होकर चेंजेस करिए। जी, एक सवाल हम लेते हैं, ईमेल पर हमारे पास आया है असम से प्रणजीत जी का, और ये जो सवाल है ये कह रहे हैं कि 2018 से इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू की है और एसआईपी की कुछ डिटेल्स भी हैं। एचडीएफसी इक्विटी फंड में निवेश है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में निवेश है इनका, एसबीआई ब्लू चिप फंड में एसआईपी करते हैं और एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड भी इन्होंने ले रखा है। 10 से 15 साल इनका इन्वेस्टमेंट गोल है और इनका जो रिस्क एपेटाइट है लो है, कम जोखिम में लेना चाहते हैं। क्या इनका पोर्टफोलियो सही है? वेल स्वाति, अगर हम पोर्टफोलियो में देखें तो पहली चीज जो मुझे थोड़ी ध्यान में आई वो ये कह रहे हैं कि मुझे रिस्क कम लेना है। तो दो चीजों से इसे इवैल्यूएट करिए। एक है कि डेफिनेटली एक इन्वेस्टर खुद कह रहा है कि मुझे रिस्क कम लेना है, और दूसरा इनके पास 10 से 15 साल है। सो एज एन एडवाइजर मैं उनको ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का व्यू है तो रिस्क इक्विटी में लेना ये कम रिस्क लेने के बराबर ही है, क्योंकि आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 15 साल के लिए अगर निवेश कर रहे हैं तो एवरेज होते होते आपका रिस्क इन दैट सेंस इज लेस एज कंपेयर टू आपने अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म के लिए किया होता। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इक्विटी में बने रह सकते हैं। सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि इन्होंने एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड ले रखा है, तो ये एक सेक्टर फंड है और अगर ये कह रहे हैं कि मैं एक लो रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर हूं तो टेक्नोलॉजी या कोई भी सेक्टर फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में नहीं लेते हैं। तो इनके लिए सलाह ये रहेगी कि अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बदलें। इसमें जरूरी है कि ये एक एचडीएफसी इक्विटी फंड इनके पोर्टफोलियो में है और एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड है। इन दोनों फंड की जगह पे वो एक ही मल्टी कैप फंड ले तो उनके लिए काफी होगा। टोटल में इनका 4000 का इन्वेस्टमेंट है जो एक मल्टी कैप में जा सकता है, तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में ये पूरा 4000 रुपया निवेश कर दें। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इनका एचडीएफसी इक्विटी फंड और एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड में है वो भी रिडीम करके इसी फंड में इन्वेस्ट कर दे, तो इनके लिए कंसोलिडेशन भी हो जाएगा, सेक्टर फंड से निकल जाएंगे और एक मल्टी कैप फंड में इनका टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ये क्योंकि इस सवाल से ये बात भी समझ में आती है कि सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट जो नया निवेशक है उसको करने से बचना चाहिए। तो सेक्टर फंड किसी निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने का क्या कोई सही समय है? इनफैक्ट अगर आप सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइमिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। उसमें एंटर करने का भी टाइम होता है और एग्जिट करने का भी आपको टाइम करना होता है। मान लीजिए आप ये टेक्नोलॉजी फंड के बारे में बात कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर के फंड में है या फार्मा सेक्टर है, तो आपको ये समझना है कि अभी इस सेक्टर में ग्रोथ के कोई प्रॉस्पेक्ट्स लगते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आपको लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज प्रेफर्ड होने वाला, मतलब अपने लिए फायदेमंद होने वाला है, तो आप टेक्नोलॉजी फंड में कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है, डॉलर में इनकम आती है उनकी। दूसरा है कि अगर आपको ऐसे लगे कि अभी जो पैंडेमिक की वजह से फार्मा कंपनीज को फायदा होगा तो आप फार्मा कंपनीज के सेक्टर फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्टर फंड इनफैक्ट इज ऑल अबाउट टाइमिंग, कि अगर आप जनरली करके छोड़ रहे हैं तो शायद इतना फायदा नहीं मिले। दूसरा, अगर वो इवेंट हो गया तो उसके बाद उसमें से निकलने का भी आपको प्लान करना होगा, टाइम करना होगा। तो सेक्टर फंड इनफैक्ट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर आप जनरली इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं एक सेक्टर में, देखते हुए कि लॉन्ग टर्म में सेक्टर फायदा देने वाला है, तो आप एक डाइवर्सिफाइड फंड भी ले सकते हैं, क्योंकि हर एक डाइवर्सिफाइड फंड में हर एक सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। आज एक टेक्नोलॉजी होगा, कल कोई और अच्छा करने वाला होगा। तो डाइवर्सिफाइड फंड में उनका ऑलरेडी एक्सपोजर हर सेक्टर्स में होता है। तो एज एन इन्वेस्टर हमें अगर टाइम ही नहीं करना है और ट्रैक नहीं करना है तो डाइवर्सिफाइड फंड इज बेटर। अगर आप सेक्टर फंड में डाल रहे हैं तो टाइमिंग करना ही होगा आपको उसका पूरा फायदा लेने के लिए। जी चलिए, समय इतना ही बाकी है आज के शो में। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए और मार्केट और किसी का निवेश का जो बेसिक जिसको हम रूल कहते हैं, नियम क्या है, उसके तहत कैसे निवेश करना चाहिए वो समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।